इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आज हम आपको ये बताएंगे कि लद्दाख में भारतीय फौज को चीनी फौज पीएलए के सामने क्यों सबकी का सामना करना पड़ा। हम आज लद्दाख के इलाके का मुकम्मल जायजा भी लेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर वो क्या राज है जिसकी वजह से लद्दाख इतना अहम इलाका बन गया है। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि लद्दाख का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या चीन और भारत में फिर कोई जंग होगी जो लद्दाख की किस्मत का फैसला करेगी। अगर नहीं तो इस मसले से किस तौर पर निपटा जाएगा। नाजरीन, इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो के किसी भी हिस्से को स्किप ना करें ताकि आप अहम मालूमात को खो ना दें। नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको बताएं कि लद्दाख में असल में क्या माजरा हुआ था और किस वजह से चीन और इंडिया में लड़ाई हुई, आपको लद्दाख के बारे में अहम खदोखाल और खसूसियात के बारे में बताते चलें ताकि असल हकाइक आपके लिए समझना आसान हो जाएं। नाजरीन, लद्दाख कश्मीर के शुमाल और मशरिक में फैला हुआ है और इसके शुमाल मशरकी हिस्से पाकिस्तान के कंट्रोल में हैं, जबकि जनूबी मशरकी हिस्से भारत के जेर इंतजाम हैं और शुमाल मशरकी इलाके चीन के कंट्रोल में हैं। अपने महलो वकू के लिहाज से ये खित्ता तीनों मुल्कों के लिए स्ट्रेटेजिक अहमियत रखता है। पिछले साल कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म होने से कबल लद्दाख भारतीय कश्मीर की हुकूमत के तहत था, मगर अब इसका इंतजाम और निसराम दिल्ली की मरकजी हुकूमत के हाथ में चला गया है। लद्दाख के शुमाल मशरकी इलाके चीन के कंट्रोल में हैं और इसी इलाके की हदबंदी पर चीन और भारत की फोर्सेस के दरमियान झड़पें हुई हैं। इससे कबल इसी नौयत की झड़पें 1960 के अशरे में भी हुई थी। नाजरीन, लद्दाख का कुल रकबा 45,000 मुरब्बा मील यानी 1,17,000 मुरब्बा किलोमीटर है। इसके जनूब मशरिक में लद्दाख रेंज, कराकोरम रेंज और दरियाई सिंध के बलई इलाके शामिल हैं। पाकिस्तान की जानिब से ये गिलगित बल्तिस्तान से जा मिलता है। कारगिल और सियाचिन इसी हिस्से में वाक़ हैं जिसे दुनिया का बुलंद तरीन महाज जंग कहा जाता है। आपको ये सुनकर हैरत होगी कि लद्दाख दुनिया के बुलंद तरीन इलाकों में शामिल है और सियाहत के लिहाज से इंतहाई अहम इलाका है। यहाँ इंतहाई बुलंदी पर वसी मैदान और इंतहाई गहरी वादियां पाई जाती हैं। बुलंद सतह मरतफा के इलाके ज्यादातर मशरिक में हैं, जबकि मगरिब की जानिब बढ़ते हुए मैदान बतदरीज कम होना और पहाड़ी सिलसिले बढ़ना शुरू हो जाते हैं। जनूब मशरकी इलाके में तकरीबन 13,500 फुट की बुलंदी पर झीलों का सिलसिला है जो शुमाल मगरिब में ज़ास्कार रेंज तक फैला हुआ है। यहाँ का मौसम इंतहाई सर्द है। यही वजह है कि इस इलाके की आबादी बहुत कम है। लोगों का गुजर बसर मवेशी पालने पर है। साल का ज्यादातर हिस्सा इन्हें अपने मवेशियों के साथ घरों के अंदर गुजारना पड़ता है। नाजरीन, अब बात करते हैं लद्दाख में पानी कहां से आता है। दरियाई ज़ास्कार इसी इलाके में बहता है जो शुमाल मगरिब की जानिब बढ़ता हुआ लेह के करीब दरियाई सिंध से मिल जाता है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सिंध ताज समझौते के तहत ये दरिया पाकिस्तान के हिस्से में आता है। ताहम पानी की तकसीम पर चंद बरसों से दोनों हमसाया मुल्कों में इख्तिलाफात बढ़ रहे हैं। नाजरीन, लद्दाख एक आबाद इलाका है मगर यहाँ जिंदगी बहुत मुश्किल है। लद्दाख के बलई हिस्से में ज्यादातर बस्तियां और गांव 9,000 से 15,000 फुट की बुलंदी पर वाक़ हैं। यहाँ ज्यादातर बकरियां पाली जाती हैं जिनसे ऊन हासिल होती है। ज्यादा बुलंदी की वजह से यहाँ काश्तकारी करना मुश्किल है। 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक लद्दाख की आबादी 1,33,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जिनमें बूद तकरीबन 70%, 17% हिंदू और 11% मुसलमान हैं। नाजरीन, लद्दाख का सबसे अहम कस्बा लेह और कारगिल है जो श्रीनगर से 260 किलोमीटर मशरिक में वाक़ है। लेह लद्दाख के सबसे अहम कारोबारी मरकज की हैसियत रखता है। अब बात करते हैं लद्दाख के मौसम की। इंतहाई बुलंदी पर होने के बावजूद लद्दाख का मौसम ज्यादातर खुश्क रहता है। यहाँ बारिश की सालाना औसत तकरीबन 3 इंच है। यहाँ बारिश नहीं होती मगर बर्फ खूब पड़ती है। मकामी निबातात में ज्यादातर जंगली जड़ी बूटियां और दरख्त हैं जिन्हें मकामी आबादी आग जलाकर खाना पकाने और खुद को गर्म रखने के लिए इस्तेमाल करती है। ज़ेरी इलाकों में गंदम, जवार, दालें वगैरह काश्त की जाती हैं। ओनी कपड़ा और इसके मलबूसात यहाँ की दस्तकारियों में शामिल हैं। नाजरीन, लद्दाख के बारे में मालूमात जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि इतना कम आबाद और बर्फानी इलाका होने के बावजूद 1960 में चीन और भारत इस पर क्यों जंग करने के लिए तैयार हो गए थे और अब भी दोनों मुमालिक दस्तो गिरबां क्यों हैं।
नाजरीन, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि यह इलाका स्ट्रेटेजिक लिहाज से बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि यह पहाड़ी चट्टानों पर मुश्तमिल है और एक छत की मानिंद है। इसीलिए लद्दाख को दुनिया की छत भी कहा जाता है। यहाँ से आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी जा सकती है। नाजरीन, अब आपको ये बताएंगे कि लद्दाख में असल मसला क्या है और जिसकी वजह से चीन और भारत में स्टैंड ऑफ जारी रहा। असल बात यह है कि चीन और भारत के दरमियान लद्दाख की सरहद का बाज़ाब्ता तयन नहीं है और मुतनाज़ा इलाके पर दोनों मुल्क दावेदार हैं। हालिया अरसे में भारत ने वहां बड़े पैमाने पर सड़कें, चौकियां और फौजी अहमियत की तनसीबात तामीर की हैं। चीन का कहना है कि भारतीय फौजी इसकी सरहद के अंदर घुस आए थे, जिन्हें निकालने के लिए इसने कार्रवाई की है। नाजरीन, अब हम बात करते हैं कि लद्दाख तनाज़े का भारतीय और आलमी सियासत पर क्या असरात हुए हैं और क्या ये तनाज़ा अमेरिका के इत्तेहादियों को चीन के मुकाबले ला खड़ा करेगा। नाजरीन, लद्दाख के वाक़ये ने भारत की सियासत में हलचल मचा दी है। लद्दाख में चीन के हाथों हजीमत उठाने पर भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को अपने मुल्क के रिटायर्ड फौजी अफसरान, सियासतदानों और अवाम की जानिब से शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में पेश आने वाले वाक़ये से मुतल्लिक वजाहत के लिए बयान जारी किया था कि चीन गलवान वादी में दाखिल नहीं हुआ और ना ही भारत के किसी चौकी पर कब्जा हुआ। फिर इसके बाद भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर मोदी के इस बयान को हस्ब इख्तिलाफ के सियासतदानों, भारतीय फौज के साबिक आला अफसरान और आम शहरियों की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया और हैशटैग मोदी सरेंडर गलवान वैले से ट्रेंड चलाया गया, जो ट्विटर का टॉप ट्रेंड बन गया। नाजरीन, इस पर मजीद ये है कि भारत में चीन से शिकस्त के बाद मोदी सरकार के बुज़दिलाना खामोशी का बुरी तरह मजाक उड़ाया जा रहा है। हाल ही में लद्दाख में भारतीय फौज की तजलील के बाद नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज का मजाक उड़ाने पर लद्दाख के कौंसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसकी वजह यह थी कि इस कौंसलर ने लद्दाख की वादी गलवान में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौज की हालिया तजलील पर फोन कॉल में भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और भारतीय फौज का मजाक उड़ाया था। इस कौंसलर का नाम जाकिर हुसैन था और इसका ताल्लुक कारगिल से था। नाजरीन, जराए के मुताबिक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने भारतीय शहरी की कॉल टैप की थी, जिसमें बोलने वाला शख्स जाकिर हुसैन शनाख्त किया गया, जो कि कांग्रेस का रुकन और कौंसलर कारगिल निकला। नाजरीन, ऑडियो क्लिप में कौंसलर जाकिर हुसैन वजीर आज़म मोदी के खिलाफ इंतहाई तौहीन आमेज जुबान इस्तेमाल कर रहा था और मशरिकी लद्दाख में चीनी फौज के हाथों भारतीय फौजियों की तजलील पर फौज का मजाक उड़ाते हुए सुना गया। जबकि भारतीय ओपोजिशन का कहना है कि इस वाक़ये को सियासी रंग दिया जा रहा है और जाकिर हुसैन का नाम इसलिए लिया गया कि वो कांग्रेस का रुकन है, जबकि कॉल पर मोदी को गालियां देने वाला शख्स भारतीय फौज का सीनियर एहलकार है। नाजरीन, दूसरी तरफ अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट की थी, जिसमें इन्होंने भारत से तज़ियत का इजहार किया था और कहा है कि हम भारतीय फौजियों के एहलखाना के गम में बराबर के शरीक हैं। अमेरिका ने इससे ज्यादा भारत का साथ देने से इनकार कर दिया है और हमेशा की तरह अमेरिका भारत के कंधे पर बंदूक रखकर फायर करना चाहता है, जो कि भारत किसी तौर पर करने नहीं देगा, क्योंकि 20 फौजी मरवाने के बाद भारत को अंदाजा हो गया था कि अमेरिका के कहने पर भारत ने गलत फैसला किया है। नाजरीन, हुआ कुछ यूं कि चीनी फौज ने लद्दाख की वादी गलवान में घुसकर चीनी भारतीय फौज के 20 एहलकार मार दिए हैं, जिनमें कर्नल भी शामिल था। तसादुम में फायरिंग नहीं हुई, बल्कि चीनी फौजियों ने सरहद पर भारतीय फौजियों को मुक्के और पत्थर मार कर हलाक किया है। भारतीय फौज की तरफ से हलाकतों की तस्दीक की गई है और कशीदगी को कम करने के लिए दोनों फरीकैन के सीनियर फौजी ओहदेदार ने मुलाकात भी की थी, जो कि नाकाम रही। फिर भारत ने रूस की मदद से चीन का गुस्सा ठंडा किया, जबकि चीन का मौकिफ है कि इसने भारत की एकतरफा इकदामात का जवाब दिया है। चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान जाओ लिजियान ने कहा है कि भारतीय फौजियों ने 2 बार सरहद पार की थी और इन्होंने चीनी फौजियों को इश्तियाल दिलवाया, इन पर हमले किए, जिसके नतीजे में दोनों मुल्कों के फौजियों के दरमियान जबरदस्त झड़प हुई। इसके अलावा चीन ने यह भी इल्जाम लगाया था कि भारत तवील अरसा से चीनी सरहद के करीब गैर कानूनी शारा तमीर कर रहा था और चीन ने सिक्योरिटी खदशात के सबब भारत को कई बार मुतनब्बा किया था, मगर भारत अपनी हठधर्मी पर कायम रहा, जिसके सबब सरहदी झड़पों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी हुआ।
नाजरीन, इनकलाब टीवी की तरफ से आपको बताते चलें कि सी पैक को अमेरिका और भारत से खतरा है और भारत सारा खेल सी पैक को नाकाम कराने के लिए कर रहा है। इसकी हिफाजत के लिए चीनी तैयारे और हेलीकॉप्टर्स लद्दाख पहुंच गए हैं और चीन ने 2 लाख के करीब फौजी भी लद्दाख में ला खड़े किए हैं। इसके अलावा गलवान वैली समेत 3 मुख्तलिफ मकामात पर चीनी फौज 4 से 5 किलोमीटर तक LAC से आगे मोर्चा बंद होना शुरू हो गई है और चीन ने 100 के करीब टेंट लगा दिए हैं, जबकि चीन के 5000 के करीब फौजी भारतीय कब्जे के इलाके लद्दाख में मौजूद हैं। नाजरीन, भारत के लिए किस कदर शर्मिंदगी का मकाम है कि एक तरफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली ने भारत को सिक्योरिटी काउंसिल का गैर मुस्तकिल मेंबर मुंतखब किया, तो दूसरी जानिब भारत का अपने पड़ोसी मुमालिक में बेजा मुदाखलत का रवैया ना बदला और फिर चीन में दखल अंदाजी पर मुंह की खाना पड़ी। यही वजह है कि पाकिस्तान ने भारत के इस इंतखाब पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया था। अगरचे भारत पहले भी कई बार सिक्योरिटी काउंसिल की मुस्तकिल रुकनियत की कोशिश कर चुका है, ताहम इसमें कामयाब नहीं हो सका, मगर भारत ने एक बार फिर एशिया पैसिफिक मुमालिक के लिए बिला मुकाबला गैर मुस्तकिल रुकनियत हासिल कर ली है। इंतखाब में हिस्सा लेने वाले 192 मुमालिक में से 184 ने भारत के हक में वोट दिया। इस कामयाबी के बाद किस कदर शर्मिंदगी के साथ भारत को सिक्योरिटी काउंसिल में चीन के साथ बैठना पड़ेगा, क्योंकि हाल ही में चीन के साथ सरहदी तनाज़े में भारत के 20 फौजी मारे गए हैं और 80 के करीब जख्मी भी हुए हैं। नाजरीन, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल भारत के खिलाफ क्यों था? इसकी वजह पाकिस्तानी दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फरूकी ने यूं बयान की है कि सिक्योरिटी काउंसिल की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए भारत के मुंतखब होने पर कई बुनियादी सवाल खड़े होते हैं। भारत मकबूजा कश्मीर के बुनियादी हक खुदारीदत के लिए सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की मुस्तकिल नफी करता है और अपने जेर कब्जा इलाके में बुनियादी इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी के संगीन जुराइम का मुर्तकिब है। कश्मीरी 10 माह के जायद अरसे से भारत के जालिमाना लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं। इसके अलावा तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना था कि भारत ने आईनी रद्दोबदल करके जम्मू कश्मीर की हैसियत बदलने की कोशिश करके सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों की खुली मुखालफत की है। इसके अलावा भारत के मौजूदा हुक्मरान अपने मुल्क में बसने वाली अक़लियतों और बिलखसूस मुसलमानों के बुनियादी हकूक सल्ब कर रहे हैं। नाजरीन, अब सूरत हाल ये है कि चीन और भारत में सरहदी तनाज़ा जंगी माहौल में बदलता नजर आ रहा है। भारतीय फौज ने जब चीनी बॉर्डर की खिलाफवर्जी की थी तो चीनी फौज PLA ने भरपूर जवाब दिया और भारतीय फौज का भारी जानी नुकसान हुआ। भारतीय मीडिया के मुताबिक 20 भारतीय फौजी मारे गए। इतने बड़े नुकसान के बावजूद भारतीय हुकूमत और मीडिया को सांप सूंघ गया। हर तरफ खामोशी ही खामोशी है। मजाल नहीं कि जंग या सर्जिकल स्ट्राइक का नाम लें। अजब अंदाज में दाड़ने वाला मोदी इस वक्त खौफ में है। नाजरीन, दुनिया तो चीख रही थी कि मोदी भारत को डबो देगा। भारतीय थे कि अंधों की तरह गहरे कुएं में गिरते गए। अब जागे हैं तो कहते हैं कि गलती हो गई जी। जहां मोदी की खारजा पॉलिसी पर सवाल उठाए जा रहे हैं तो भारत की अंदरूनी हालत भी काबिल रहम है। इस वक्त भारत में कोरोना वायरस के हवाले से सूरत हाल खराब हो रही है। रोजाना 5 से 10 हजार से जायद केस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमवात की तादाद भी रोज ब रोज बढ़ती जा रही है। रोजाना 2000 के लगभग मरीज मर रहे हैं। माशी हालत यह है कि ब्लूमबर्ग के मुताबिक 40 साल में पहली मर्तबा भारतीय मईशत सुकड़ेगी। लॉकडाउन की वजह से भूख और बीमारियों में इजाफा हो रहा है। बिगड़ती हुई माशी सूरत-ए-हाल के बायस हुकूमत पर दबाव बढ़ रहा है। गुज़िश्ता महीने 12 करोड़ अफराद को नौकरियों से निकाल दिया गया। इसके अलावा भारतीय कंपनियों की कारकर्दगी गुज़िश्ता 10 साल के मुकाबले में बदतरीन हो गई है। माशी नुकसान के साथ दीगर बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। सिर्फ मुंबई में 20 से 25% अफराद दीगर बीमारियों से मरे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक मुंबई के अस्पताल मरीजों से भरे हुए हैं। गार्डियन के मुताबिक एक फुटेज में देखा जा सकता है कि 6 लाशें कोरोना मरीजों के साथ रखी हुई हैं। ये भारतीय कोशिशों को बेनकाब कर रही है। एक बार बताता है कि मुर्दा खाने भर चुके हैं। भारत में सख्त तरीन लॉकडाउन के बावजूद कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। भारत के मुकाबले में पाकिस्तान और बांग्लादेश में कोरोना केसेस में इतना इजाफा नहीं देखा गया। नाजरीन,
भारत कोरोना वायरस का मुकाबला करने के बजाय हमसायों के साथ पंगा ले रहा है, मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा पर लगा हुआ है। ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि कोरोना फैलाने की वजह मुसलमान हैं। भारतीय दानिश्वर कहते हैं कि मोदी सरकार मुसलमानों के खिलाफ नस्लकुशी की तैयारी कर रहे हैं। ऐसी ही तैयारी जैसे नाजियों ने यहूदियों पर बीमारी फैलाने का इल्जाम लगाकर की थी। भारत में लॉकडाउन के दौरान भूखो इफलास का आलम देखकर इंसानियत शर्मा गई। कोई नंगे पैर सैकड़ों मील पैदल सफर करके घर पहुंचा तो किसी को भूख ने मुर्दार खाने पर मजबूर कर दिया। चलचलाती धूप, तपती जमीन और नंगे पैर, मीलों का सफर, ऐसे में औरतों और बच्चों का भी साथ हो तो गुर्बत का क्या आलम होगा। लॉकडाउन में मोदी की नाकाम मंसूबाबंदी ने गरीबों को दर बदर रुलने पर मजबूर कर दिया है। नाजरीन, 1962 में भी भारत ने किसी के कहने पर चीन से तनाजा मोल लिया था। इसमें भारत की अपनी भी दिलचस्पी थी। दिलचस्पी की वजह तिब्बत और लद्दाख थे। चीन ने इसका खातिर ख्वाह जवाब दिया। भारत ने शिकस्त खाने के बाद एटमी हथियार बनाने का रास्ता इख्तियार किया। अब भी भारत ने इसी किस्म की गलती की और मार खा बैठा। चीन और नेपाल से इलाके खो बैठा, साथ ही इज्जत भी गंवा बैठा। इसका तकब्बुर टूट गया। नाजरीन, चीन ने भारत को सबक सिखा दिया है। अब भारत का रवैया तब्दील हो चुका है। फौजी मरने पर अभी तक कोई बयान नहीं आया। यही मामला पाकिस्तान या नेपाल ने किया होता तो अब तक भारतीय हुकूमत और इसके मीडिया ने आसमान को सर पर उठाया होना था। हमने भी पुलवामा में इनको सबक सिखाया था। भारत एक बिल्ली है। बिल्ली को जब जवाब मिलता है तो खौफ छा जाता है। ऐसा तब भी हुआ था जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, बयान तक नहीं दिया था। 27 फरवरी के बाद भी मोदी का यही हाल था। भारतीय चीन से तो वैसे ही डरते हैं। अब भारत कभी नारा नहीं लगाएगा कि घर में घुस कर मारेंगे। नाजरीन, आप कमेंट्स में अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि आप और किस टॉपिक पर वीडियो। इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम लद्दाख तनाज़े को एक नई जहत से डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह चीन और इंडिया का लद्दाख तनाज़ा पूरी दुनिया में और एशिया में गेम चेंजर बनने जा रहा है और खित्ते में एक नई ग्रेट गेम शुरू होने को है। नाजरीन, आपसे गुजारिश है कि आप इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी अगली मालूमाती वीडियो मौसूल हो सके। नाजरीन, अब हम आपको सबसे पहले ये बताएंगे कि ग्रेट गेम है क्या और माजी की ग्रेट गेम्स का लबे लुबाब क्या है। नाजरीन, खित्ते अर्ज में हर वक्त बड़ी ताकतों के दरमियान रसे कशी अजल से जारी है और गेम ऑन रहती है। दुनिया ने कैसर विक्सरा के दरमियान उभरती इस्लामी ताकत, फिर मंगोली अलगार और उसके बाद दुनिया पर मगरिबी तहजीब जैसी कई तहजीबों को दूसरी तहजीबों से टकराते देखा है। जदीद इंसानी तारीख में जंग अजीम अव्वल से कबल बैनुल अक़वामी रसे कशी का मैदान यूरोप था, जहां इस्लामी तहजीब के मरकज के साथ साथ ऑस्ट्रिया, फ्रांस, खिलाफत उस्मानिया, स्पेन और जर्मनी जैसी ताकतों का खिलफशार और इसमें बरतानवी दखलंदाजी यानी ग्रेट गेम को नेपोलियन दौर तक खूब देखा। नेपोलियन के बाद एक ऐसा दौर आया कि बरतानिया, स्पेन और फ्रांस ने एशिया और अफ्रीका का रुख किया। ये वो दौर था कि खिलाफत उस्मानिया हिस्सों में बढ़कर कई छोटे छोटे कमजोर इस्लामी ममालिक को जन्म देकर दुनिया के नक्शे से मिट गई। इसके मरकज तुर्की को 100 साल के लिए मगरबी ताकतों ने जबरदस्त पाबंदियों में जकड़ डाला। नाजरीन, जंग अजीम दोम के बाद जहां बरतानिया एक सुपर ताकत के तौर पर अपने इंजाम को पहुंचा, वहीं अमेरिका की सुपर पावर के तौर पर आमद हुई। यूरोप पर अमेरिका ने अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए जर्मनी को बांध डाला और तुर्की पर 100 साल पाबंदियां लगा दी। पूरे यूरोप को कंसोलिडेट करने, एशियाई ताकत जापान को तबाह करने, यूएन जैसा बैनुल अक़वामी कंट्रोल के लिए इदारा बनाने और इस्लामी ताकत को कुचलने के बाद बरतानिया के शिकंजे से आजाद होने वाले एशियाई ममालिक की तरफ अमेरिका की क़ियादत मगरबी कुव्वतों ने एक बार फिर रुख किया। नाजरीन, उसके बाद रूस और अमेरिका के कशमकश और न्यू ग्रेट गेम का आगाज हुआ। अमेरिका बहादुर के मायनाज वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने अपने चलबाजियों को बरकरार लाया, जिसके नतीजे में एशिया में चीन और रूस के उभरते हुए इत्तेहाद को पाकिस्तानी क़यादत भुट्टो और अयूब की मदद से 1970 की दिहाई में तोड़ा गया। तो चीन को अमेरिका ब्लैकमेल करता रहा और बैनुल अक़वामी सतह पर इसे आजाद मुल्क मानने से इनकारी रहा।
لیکن جب چین پاکستان کے ذریعے امریکہ کے قریب ہوا تو امریکہ نے اسے فوراً تسلیم بھی کیا اور روس کے خلاف استعمال کرنے کے لیے معاشی امداد کے ساتھ ساتھ اس کے ایٹمی پروگرام کی تکمیل میں مدد بھی دی۔ ناظرین، یہ وہ دور تھا جب امریکہ روس کی طاقت کو ختم کرنے کے لیے دو بلاک کی سیاست کھیل رہا تھا۔ ایسے میں چین پہلے ماؤ زے تنگ اور پھر شی پنگ کی قیادت میں بڑی تیزی سے ماضی جیسے ایک عظیم قوت بننے کے لیے پر تول رہا تھا۔ امریکہ 30-32 سالہ سر جنگ کا اختتام اس وقت ہوا جب امریکہ روسی نواز افغانی کمیونسٹ حکومت کے خلاف بغاوت پیدا کر کے روس کو افغانستان میں گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسی منصوبے کی بنیاد پر پاکستانی ISI کے بریگیڈیئر یوسف نے پوری کتاب لکھ کر کے اس کا ٹائٹل بھی افغانستان ا بیئر ٹریپ رکھا ہے۔ اس 10 سالہ کشمکش کے دوران جب امریکہ پوری اسلامی دنیا کے جنگجوؤں کو جہاد کے نام پر استعمال کرنے اور روس کو شکست فاش دینے میں مصروف تھا، ایسے میں چین ایک سپر پاور کے طور پر دنیا کے سامنے آنے کی تیاری کے آخری مراحل میں تھا۔ اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ چین اور امریکہ بہادر کے درمیان نئی سر جنگ اور نیو گریڈ گیم کا آغاز کیسے ہوا۔ 20ویں صدی کی آخری دہائی میں جہاں روس کی بربادی پر امریکہ جشن منا رہا تھا، وہیں اس کے پالیسی ساز ایک ایسے چین کے خلاف پیش بندیوں میں مصروف تھے جو عسکری طور پر امریکہ سے بہت پیچھے تھا لیکن معاشی میدان میں امریکہ سے بہت آگے نکل چکا تھا۔ ہل کلنٹن حکومت پر امریکی یہودی لوبی پوری پریشر ڈال رہی تھی کہ وہ چین کے خلاف عسکری کارروائی کرے۔ وہ اصل صورتحال کا اندازہ تھا اور وہ محتاط انداز میں آگے بڑھ رہا تھا۔ کلنٹن دور کی ایشیا کے متعلق امریکی پالیسی کا اہم سنگ میل بھارت سے منموہن سنگھ کے ذریعے عسکری اور معاشی معاہدے تھے، جن کا بش اور اوباما دور میں بڑی عجلت میں سائز اتنا بڑھایا گیا کہ جنوبی ایشیا میں پاک بھارت عسکری اور معاشی توازن بگڑ گیا۔ امریکہ بھارت کو چین کے خلاف استعمال کرنا چاہتا تھا لیکن بھارتی سمجھدار نکلے۔ ایسے میں اپنے ہی ڈکلیئرڈ دہشت گرد مودی کو امریکہ آگے لے کر آیا تاکہ جنوبی ایشیا میں بالخصوص اور ایشیا میں بالعموم چین کے خلاف محاذ کھولا جائے۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ 9/11 اور دہشت گردی کی جنگ کا نیو گریڈ گیم سے بہت گہرا تعلق ہے۔ 1992 کی ایک امریکی دستاویز جس کو DGP کا نام بھی دیا گیا، اس میں مستقبل میں کسی بھی امریکہ مخالف طاقت کو ابھرنے سے روکنے میں پوری منصوبہ بندی نظر آتی ہے اور چین روس کے بعد امریکی طاقت کا اگلا ہدف مقرر بھی واضح ہے۔ اجتماعی یورپ کی ابھرتی ہوئی طاقت ایک خطرہ تو اسلامی ممالک بالخصوص پاکستان چین کے ممکنہ اتحادی کے طور پر امریکی پالیسی سازوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ گیم کے لیے چین کے ارد گرد اوباما نے اتحادیوں کا ایک جال بچھانے کی کوشش کی۔ امریکی اثر و رسوخ والے وہ ممالک جو چین کے قریب ہیں ان میں امریکی انٹیلیجنس نیٹ ورک کو پھیلایا گیا۔ چین کے خلاف کھول کر سامنے اس سے قبل 9/11 کے فراڈ اور دہشت گردی کی جنگ کا سہارا لیتے ہوئے افغانستان اور عراق پر قبضہ کر کے امریکی اڈے قائم کیے گئے۔ جاپان اور جنوبی کوریا کو ایٹمی ٹیکنالوجی کے ٹرانسفر کی پیشکش کی گئی اور بھارت کے ساتھ ایٹمی اور معاشی تعاون کی انتہا کر دی گئی۔ اسی فراڈ جنگ میں پاکستان کو اتنا رگڑا گیا کہ اس کی معاشی کمر تو مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی گئی مگر عسکری طاقت میں کمی کے بجائے مزید اضافہ ہوتا چلا گیا جو امریکہ کے لیے ایک ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھا۔ نیو گریڈ گیم میں چین کو امریکہ ایک ہی صورت میں زیر کر سکتا ہے کہ وہ اسے کسی جنگ میں الجھانے اور اوباما دور میں ایشیا پیسیفک سمندر میں 20 ممالک کا اتحاد بھی اسی نیت سے بنایا گیا، لیکن چینی دباؤ اور خوف کی وجہ سے کسی ملک نے بھی چین کے خلاف امریکہ کی مدد سے مکمل معذوری کا اظہار کر دیا۔ دہشت گردی کی جنگ کے 3 مراحل میں پہلا افغانستان اور عراق پر قبضے کے لیے مخصوص تھے جس میں 8 سال لگے اور دوسرا پاکستان کے متعلق جس میں 5 سال زرداری دور لگے۔ تیسرا مرحلہ نواز شریف دور میں شروع ہوا جس میں چین اور پاکستان بیک وقت ٹارگٹ تھے۔ صورتحال یہ ہے کہ ایک طرف ایشیا پیسیفک میں چین کو گھیرنے اور جنوبی ایشیا میں پاک بھارت جنگ کو شروع کرنے میں ناکامی پر امریکہ سخت فرسٹریشن کا شکار ہے، تو دوسری طرف کورونا وائرس کے شکار ممالک کو دیکھ کر ایک تاثر یہ بھی ابھرتا ہے کہ ایشیا اور یورپ میں جن ممالک میں چین کی تجارت کے انٹری پوائنٹس ہیں وہی ممالک اس وائرس کی زد میں ہیں۔
एशिया में दाखिले के लिए पाकिस्तान एंट्री पॉइंट है और अफ्रीका जिसमें चीन ने $1 खरब के करीब इन्वेस्टमेंट कर रखी है से यूरोप दाखिल होने के लिए इटली, स्पेन और यूनान अहम हैं। इनके अलावा ईरान और तुर्की भी चीनी तिजारत के लिए यूरोप में एंट्री पॉइंट्स हैं। चीन अमेरिका मुआशी मुकाबले पर कोरोना का साया है और जिस तरह ये दुनिया की मईशत को नुकसान पहुंचा रहा है, ये वायरस और भी मशकूक हो जाता है, क्योंकि चीन अमेरिका जंग दरअसल मुआशी जंग ही तो है और दुनिया की मईशत पर कब्जा और कंट्रोल ही उसके अहदाफ हैं। वक्त जहां एक तरफ मीडिया के तमाम सेक्शंस पर मुकम्मल यहूदी कंट्रोल के साथ साथ ये अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी टूल है, पर खिते अर्ज के तमाम आबादी पर कोरोना मौत बनकर छाया हुआ है। ऐसे में चीन भारत अस्करी महाज का खुलना बज़ाहिर कराइन, शवाहिद और तमाम दलाइल के मुताबिक परेशानी का बायस है, लेकिन ये अस्करी महाज अराई जिस तरफ इशारा कर रही है उसके नताइज और वजूहात यकसर 180 डिग्री मुखालिफ हैं। लद्दाख मार्च चीन की एक सोची समझी इंतहाई गहरी और इंसानियत के साथ साथ अपने आप को बचाने की निहायत ही शातिराना चाल है, जिस पर अमरीकी सदर ट्रंप सख्त नालान हैं। दूरअंदेशी से अगर जायजा लिया जाए तो ये वाज़ेह होगा कि भारत दहशतगर्दी की जंग के आगाज से ही पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग किए हुए है। पाक भारत जंग जहां चीन को बांध कर रख सकती है, वहीं अमरीकी एक पैनी इस्तेमाल किए बगैर चीन को शिकस्त भी दे सकते हैं। नाजरीन, पाक भारत जंग के लिए और चीन से मुकम्मल तौर पर निमटने के लिए जापान, जनूबी कोरिया, अफगानिस्तान, ईरान, हता के पाकिस्तान और भारत में CIA, MI6 और मोसाद के एजेंटों की एक आर्मी तैयार बैठी है। लेकिन चीन ने CPEC बनाकर जिस तरह एशिया पैसिफिक समंदर में अमेरिका को मात दी, इसी तरह लद्दाख पर चढ़ाई करके मुमकिन पाक भारत जंग को टाल दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत जो एक मुद्दत से पाकिस्तान के लिए टकराने के लिए बेताब है, जिसमें इसको अमेरिका, इसराइल समेत बरतानिया और दीगर ममालिक की अशीर आबाद भी हासिल है, अब पाकिस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने के काबिल भी नहीं रहा, क्योंकि अगर भारत ने पाकिस्तान से उलझने का सोचा तो दोनों इतराफ से हमला इसे सैंडविच बनाकर रख देगा। गोया चीन का लद्दाख मार्च पाक भारत जंग को टालने के लिए बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह अमेरिका ने जापान पर एटम बम मारकर कहा था कि हमने दुनिया को मजीद हलाकतों से बचा लिया है। इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, 40 साल बाद दुनिया के दो न्यूक्लियर हमसाये आमने सामने हैं और ये है चीन और भारत। जी नाज़रीन, चीन और भारत की आखिरी जंग सन 1975 में हुई थी, जिस वक्त कम से कम भारत बाकायदा तौर पर न्यूक्लियर हथियार नहीं रखता था। 15 जून को होने वाले वाक़ये में कम से कम 20 भारतीय फौजी हलाक हुए थे, लेकिन भारतीय हुकूमत या फौज की जानिब से इब्तिदाई तौर पर अपने फौजियों की हिलाकत तस्लीम नहीं की गई थी। बजाय इसके कि हकीकत बयान करते, भारतीय हुकूमत ने मजीद ये भी ऐलान कर दिया कि कम से कम 40 चीनी फौजी भी हलाक हो गए हैं, जिसका कोई सबूत नहीं दिया गया। भारतीय फौज ने वही रवैया अपनाया जो 27 फरवरी को पाकिस्तान के साथ होने वाले झड़प में अपनाया था। तब भी भारत ने यह दावा किया था कि पाकिस्तान का एक F-16 मार गिराया है, लेकिन आज तक कोई सबूत ना ला सका। चीनी फौज के बारे में भी तो दावा कर दिया, लेकिन सबूत मुहैया करने से कासिर है। कुछ माहिरीन के मुताबिक इस फौजी चिपके की वजह आर्टिकल 370 को खत्म करना है, क्योंकि इसकी वजह भारत का अपने तौर से कश्मीर की हैसियत को तब्दील करना है, जिसमें लद्दाख का वो इलाका भी शामिल है जो कि चीन और भारत के दरमियान मुतनाज़ा है। इसकी एक और वजह ये भी हो सकती है कि भारत ने बॉर्डर के साथ 255 किलोमीटर सड़क तामीर की, जिस पर चीन के न सिर्फ शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बल्कि ये सड़क चीन के इलाकाई मुफादात के भी खिलाफ है। मजीद ये कि गलवान वैली अक्साई चीन के इलाके के साथ है, जो कि चीनी कब्जे में है, लेकिन भारत इसको अपनी मलकियत बताता रहा है और CPEC का कराकोरम वाला हिस्सा भी यहाँ से गुजरता है। ये इलाका वसी एशिया और पाकिस्तान तक रसाई की नजर से चीन के लिए बहुत अहम है। सैटेलाइट से ली जाने वाली तस्वीर के मुताबिक चीन ने अपना एक कैंप मुतनाज़ा इलाके में तामीर कर लिया है, जबकि दूसरे कैंप की तामीर जारी है। जबकि भारतीय फौज ने हिफाजती तौर पर बैरियर लगा रखे हैं, जो कि मई में नशर होने वाली तस्वीर में नहीं थे। चंद रोज कबल सरकारी सतह पर चलने वाले ग्लोबल टाइम्स के एक इदारे में इसके मुदीर हो शी चिन ने कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने हिंदुस्तान को सबक सिखाया है, जिसने हमेशा चीनी अवाम के अज़म और बर्तरी को गलत समझा है। सवाल यह है कि इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान कहां खड़ा है।
पाकिस्तान की इंडिया के साथ दुश्मनी और चीन के साथ दोस्ती किसी से पोशीदा नहीं है। इस तनाजुर में यह बात दिलचस्प है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी के मातहत हिंदुस्तान ने अपने ज्यादातर पड़ोसी को अपना मुखालिफ कर दिया है। चीन और पाकिस्तान के अलावा नेपाल और भूटान को भी भारत के साथ अपनी सरहदों के बारे में हालिया शिकायत हैं। वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने वाज़ेह तौर पर चीन का साथ दिया है। इसकी वजह वाज़ेह है, भारत ने 5 अगस्त को खित्ते की खसूसी हैसियत को खत्म कर दिया, जिससे कश्मीर के मुतनाज़ा हिस्से को बरह रास्त नई दिल्ली के कंट्रोल में लाया गया, क्योंकि ये 2 अलहदा मरकजी खित्तों की हैसियत है। ऐसा करते हुए हिंदुस्तान ने बैनुल अक़वामी और इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ात को नजरअंदाज किया। नेज़ तनाज़े कश्मीर से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को भी नजरअंदाज किया गया। इस इक़दाम ने पाकिस्तान को मुतमकिन बना दिया और यहाँ तक कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतजाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी हिंदुस्तानी फौजी मुदाखलतों की मनसूबाबंदी के शकूक और शुबात थे। लेकिन हिंदुस्तान के पास और मंसूबे थे। वो इस खित्ते में उभरती हुई ताकत चीन का मुकाबला करना चाहता था। नई दिल्ली ने लद्दाख में मुतनाज़ा चीन हिंदुस्तानी सरहद पर वादी गलवान में सड़कें और पुल तामीर किए। कश्मीर के सवाल ने शुरू ही से ही हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात को मुतासिर कर दिया है। अब ये चीन और भारत के माबैन ताल्लुकात को मजरू कर रहा है। भारत कश्मीर का मुकम्मल तौर पर दावा करता है और वो इस मामले में कोई बैरूनी सालसी नहीं चाहता है। यहाँ तक कि इस खित्ते में अमरीका से भी इसका इत्तेहाद नहीं। कश्मीर को मुतनाज़ा इलाका करार देता है और इसने बैनुल अक़वामी मुदाखलत की हौसला अफजाई की है। अब लद्दाख में चीनी और हिंदुस्तानी मौक़िफ़ पाकिस्तान की इस दावे की तस्दीक करता है कि वाकई कश्मीर मुतनाज़ा है। नाजरीन, दूसरी तरफ बैकडोर चैनल्स पर चीन और इंडिया के दरमियान लद्दाख की वादी गलवान में सरहदी तनाज़े पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और ये भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया और चीन दोनों ने वहां से अपनी फौज को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। बरतानवी खबर रसा इदारे रूटर्स और फ्रांसीसी खबर रसा एजेंसी AFP ने बताया है कि दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के बाद ये पेशरफ्त सामने आई है कि दोनों ममालिक अपनी आर्मी को कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट से हटाने पर राजी हो गए हैं और जल्द ही इस पर अमल शुरू किया जा रहा है। दूसरी तरफ ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि चीनी वजीर खारजा वांग यी और इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजय डोवल के दरमियान 5 जून को टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई और दोनों फरीकैन के दरमियान चीन और इंडिया सरहदी तनाज़े को बायमी तौर पर हल करने पर मुस्बत इत्तेफाक हुआ है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इंडिया चीन कशीदगी के दौरान मोदी ने लद्दाख का दौरा भी किया है और इंडियन आर्मी की जख्मी रोहों को नाकाम दिलासा देने की कोशिश भी की है, जिसके बाद इंडिया चीन को जवाब देने में नाकाम रहा। इंडिया को मिलिट्री कॉम्बैट और डिप्लोमेटिक फ्रंट दोनों पर बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जिससे पूरी दुनिया में यह तासुर गया है कि इंडियन आर्मी एक बुज़दिल आर्मी है जो सिर्फ कश्मीर के गैर मुसल्लह बच्चों और औरतों को निशाना बना सकती है, जबकि चीनी आर्मी के सामने इंडियन आर्मी बीगी बिल्ली बन जाती है। नाजरीन, इंडियन टॉप लीडरशिप ने लद्दाख तनाज़े के बाद इंडियन आर्मी के शिकस्त का बदला लेने की हिकमत अमली अपनाई है। नाजरीन, मोदी ने आखिर ये फैसला किया है कि अब इंडियन आर्मी तो किसी आर्मी से नहीं लड़ सकती, तो मोबाइल ऐप ही बंद कर देते हैं। और गुज़िश्ता हफ्ते इंडिया ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर पाबंदी आयद करके चीन की फौज पर सख्त दबाव डालने की कोशिश की थी। इन ऐप्स में मशहूर सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक भी शामिल है, जो कि तकरीबन हिंदुस्तानियों का दिलअजीज ऐप है। इससे ये अंदाजा होता है कि इंडिया की लीडरशिप अभी तक PLA से पिटाई के बाद बुखलाहट का शिकार है और अपनी पॉलिसीज बदलने के बजाय इंडियन अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है। इनकिलाब टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, चीन और इंडिया आर्मी के दरमियान सिक्किम और लद्दाख बॉर्डर पर सिचुएशन संजीदा से संजीदा तर होती जा रही है। अगरचे दोनों तरफ मिलिट्री कमांडर्स की मीटिंग्स जारी हैं और डिप्लोमेटिक चैनल्स पर बातचीत हो रही है, मगर कोई खातिर ख्वाह नतीजा हासिल नहीं हुआ और मज़ीद फोर्स डिप्लॉयमेंट जारी है। चीन ने इंडिया पर यह इल्ज़ाम लगाया है कि इंडिया 1993 के एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी करते हुए लद्दाख का लीगल स्टेटस बदल दिया है और गलवान वादी में खुफिया मोर्चा बंदी कर रही है और सिक्किम बॉर्डर पर रोड्स और खंदक की खुफिया तौर पर तामीर कर रही है, जो बाद में चीन के खिलाफ बड़ी असला टैंक्स की मूवमेंट के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। नाजरीन,
इनकलाब टीवी की तरफ से पहले भी आपको ये बताया गया था कि इंडिया महाभारत के जाल में फंस गया है और सरहदी इलाकों पर कब्जा करने की नाकाम कोशिश करता रहा है। इंडिया आर्मी ने नेपाल में कालापानी पर कब्जा किया, पाकिस्तान में कश्मीर पर कब्जा किया है और चीन के 4 सरहदी इलाकों पर कब्जा किया है। नंबर 1, लद्दाख में पंगुक सो लेक पर, धेमचोक पर और गलवान वैली पर इंडिया ने कब्जा किया है। नंबर 2, सिक्किम के नकुला सेक्टर पर इंडिया ने कब्जा किया। नंबर 3, अरुणाचल प्रदेश पर इन पर ने कब्जा किया है। नंबर 4, डोकलाम पर इंडिया ने कब्जा किया है, जिस पर भूटान भी क्लेम करता है। इंडिया और चीन के दरमियान बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से पहले भी मामूल के तनाज़ात हो चुके हैं। आपको मालूम होगा कि 1962 में दोनों ममालिक में अरुणाचल प्रदेश की वजह से तनाज़ा हुआ और 2017 में लद्दाख और डोकलाम बॉर्डर पर इंडियन और चाइनीज़ आर्मी में हाथापाई हुई और दोनों ने एक दूसरे को पत्थर भी मारे। इंडिया और चाइनीज़ आर्मी में अभी जो स्टैंड ऑफ हुआ है वो सिक्किम के नकुला सेक्टर और लद्दाख में हुआ है। 9 मई 2020 को इंडियन और चाइनीज़ ट्रूप्स के दरमियान सिक्किम और लद्दाख में हाथापाई हुई, जिसमें दोनों अतराफ से एक दूसरे पर पत्थर मारे गए और 50 के करीब ट्रूप्स जख्मी हुए। नाजरीन, यहाँ आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के सिविल डिफेंस रेगुलेशंस 1973 के मुताबिक सिक्किम इंडिया का हिस्सा ही नहीं है और ना ही 1975 के बाद इसमें कोई अमेंडमेंट की गई है। यही वजह है कि 23 मई 2020 को न्यू दिल्ली की तरफ से सिक्किम लोकल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो इश्तिहार शाया किया गया था उसमें सिक्किम को इंडिपेंडेंट स्टेट जाहिर किया गया था। नाजरीन, आपको ये बताते चलें कि इस सारे खेल के पीछे क्या खुफिया मकासद कर फरमा हैं और इंडिया बॉर्डर डिस्प्यूट को क्यों हवा दे रहा है। नाजरीन, ये सब खेल चीन पर घेरा तंग करने और उसको एशिया तक महदूद करने का प्लान किया जा रहा है। एक तरफ तो इंडिया चीन को बॉर्डर डिस्प्यूट में उलझाने और सीपैक के प्लान को सबोताज करने की साजिश का हिस्सा बन चुका है, तो दूसरी तरफ सुपर पावर की तरफ से हांगकांग और तिब्बत में आज़ादी और इंसानी हकूक़ के नाम पर इंतशार फैलाने की तैयारी मुकम्मल कर चुका है। नाजरीन, अब हम ये डिस्कस करते हैं कि चाइना का इस सारे मामले पर क्या रिएक्शन आया है। एक तो ये कि चीन ने इंडिया को ये पैगाम दिया कि चीन इंडिया को डिस्प्यूटेड बॉर्डर में किसी किस्म की तब्दीली करने पर सख्त रद्द-ए-अमल देगा, जिसका इशारा चीनी सदर ने 26 मई 2020 को होने वाली नेशनल कांग्रेस मीटिंग में दे दिया है और पीपल लिबरेशन आर्मी को ये ऑर्डर दिया है कि वो अपने आप बदतरीन जंगी हालत के लिए तैयार रखे। दूसरी तरफ चीन को ये भी इशारा दिया है कि वो एशिया में इंतसार और बदअमनी को हवा ना दे। चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री के तर्जुमान ज़ाओ लीजियान ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान इंडिया को ये पैगाम दिया है वो दोनों मुल्कों के दरमियान होने वाले एग्रीमेंट की पासदारी करे और यूनिलेटरल एक्शन से गुरेज करे और एक अच्छा पड़ोसी होने का सबूत दे। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 26 मई को एक अहम मीटिंग की जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोवल, बिपिन रावत और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने शिरकत की और इसमें यह फैसला किया गया कि इंडिया बॉर्डर इशू को डिप्लोमेटिक लेवल पर हल करेगा, मगर बॉर्डर के पास होने वाली तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जारी रहेंगी। इस मीटिंग के अगले दिन 27 मई को इंडियन आर्मी के जनरल्स ने सिक्किम और लद्दाख का दौरा भी किया ताकि सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। नाजरीन, अब इस सारे मामले पर क्या मुस्तकबिल होगा, ये तो सबको मालूम है कि चीन एशिया का किंग है और वो किसी भी मुल्क को हरगिज़ इंतशार फैलाने की इजाज़त नहीं देगा और इंडिया के साथ $300 बिलियन की ट्रेड पार्टनरशिप है जिसको चीन इंटैक्ट रखेगा। नाजरीन, ये कैसे मुमकिन है कि चीन जो कोविड-19 के बाद एक एग्रेसिव पावर बनकर उभर रहा है और यूरोप, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में यूनाइटेड स्टेट्स के साथ दस्तक गिरबां है, वो अपने पड़ोस में नामुवाफिक हालात के जाल में खुद को फंसा दे। इसलिए कभी इम्कान है कि चीन और भारत डिप्लोमेटिक एफर्ट्स और बॉर्डर मैकेनिज्म के जरिए इस इशू को रिजॉल्व कर लेंगे। इनकिलाब टीवी के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करना चाहता है, जिसके लिए वो हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों का इस्तेमाल कर रहा है। आज इनकिलाब टीवी आपको बताने जा रहा है कि अमेरिका की औकाबी नजरें पाकिस्तान पर क्यों जमी हुई हैं और वो अपने मज़मूम मकासद की तकमील के लिए मीडिया को क्यों इस्तेमाल करना चाहता है।
नाजरीन, हाँ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तानी लीडरशिप को कैसे अमेरिका चालबाजियों से नंबरदाजमा होना चाहिए। अगर आपने अभी तक इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब के निशान पर क्लिक कर लें ताकि आपको आला तहकीकी वीडियो जल्द मौसूल हो सके। नाजरीन, दहशतगर्दी की जंग से पहले पाकिस्तान मुखालिफ अमरीकी लॉबी जिसमें जोसेफ टाई, स्टेफन कोबिन, ब्रॉस रिडल और डेनियल मर्के जैसे यहूदी अफराद पर मुश्तमिल थिंक टैंक बैठा इस बात पर गौर कर रहा कि चीन के साथ अगली जंग यानी थर्ड वर्ल्ड वॉर अमेरिका कैसे लड़ेगा। जनूबी एशिया अगली जंग अजीम के लिए जेर गौर था और जनूबी एशिया में भी इस जंग में पाक भारत रोल पर बहस जारी थी। भारतीयों से इनकी तवक्को नहीं थी कि वो इस जंग में अमेरिका का मोहरा बनेगा और पाकिस्तान से भी इन्हें कोई खास उम्मीद ना थी, क्योंकि रूस टूटने के बाद पाकिस्तान ने जिस तरह अमेरिका की जनूबी एशिया में नाकिस पॉलिसी की वजह से जो नुकसान उठाया था वो इतना ज्यादा था कि पाकिस्तान से माजी की तरह वो अमेरिका के लिए किसी मुस्बत रोल की तवक्को ना थी। पाकिस्तान में प्रॉब्लम एरियाज में पाक भारत कश्मीर तनाजा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम और पाकिस्तानी अवाम के दिल में इस्लाम की मोहब्बत और अमेरिका के मुकाबले में चीन के लिए नरम गोशा था और इन सब की तान आकर फौज पर टूटती थी कि इन सब मामलात में पाक फौज कलीदी किरदार अदा करती है। पाकिस्तान से निमटने के लिए अमेरिका के बड़े क्लियर अहदाफ थे जिनमें फौज से निमटना, कश्मीर का मामला गोल करके भारत के हक में करना और पाकिस्तानी अवाम को इस्लाम की वाबस्तगी और अमेरिकी दुश्मनी से बास कर चीन के लिए नफरत को उबारना था। अब हम आपको ये बताते हैं कि इन अहदाफ को कैसे हासिल किया जाना था। सबके लिए एक अलहदा मंसूबा बनाया गया। इन सब मामलात को जबरदस्ती, दोस्त दांधली, धमकी के साथ एनजीओज, माशी लालच और मीडिया का मरकजी किरदार तय किया गया। नाजरीन, पाकिस्तान में 9/11 से पहले टीवी चैनल्स के मीडिया का नामो निशान तक ना था और इंटरनेट तक लोगों की ना तो पहुंच थी और ना ही मोबाइल टेक्नोलॉजी आम होती थी। की जंग के बाद जब जनरल मुशर्रफ ने इक्तिदार की बागडोर संभाली तो सबसे पहले पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए मीडिया और एनजीओज की आर्मी के साथ साथ CIA, MI6 और मोसाद के एजेंटों की टीमें तैयार की गई जिन्होंने अफगानिस्तान और इराक पर कब्जे के बाद एक्शन में आना था। इस काम के लिए अफगानी और भारतीय एजेंसियों की मदद भी हासिल की गई। जनरल मुशर्रफ का इक्तिदार इसका नुक्ता आगाज और था। जरदारी दौर में इन तमाम सेक्शंस का एक्शन में आना था और फिर नवाज शरीफ दौर में मीडिया की पाकिस्तानी अवाम के रवैये को तब्दील करने की इंतहाई हद थी जिस पर काम अभी तक जारी और सारी है। नाजरीन, आप यहाँ ज़हन नशीन कर लें कि पाकिस्तान मुखालिफ एजेंसियों ने दहशतगर्दी फैलाने के लिए नकली तालिबान जिन पर इस्लामी इंतहा पसंदी का लेबल था को भी इस्तेमाल करना था। नाजरीन, अब इनकिलाब टीवी आपको पाकिस्तान मुखालिफ यहूदी लॉबी की अंदरूनी कहानी बताने जा रहा है कि इस थिंक टैंक की मीटिंग में जब पाकिस्तानी रवैयों को तब्दील करने की बात हुई तो एक मेंबर बोला कि पाकिस्तानी अवाम का रवैया बदलना अमेरिका के लिए बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि अमेरिका ने मिखाइल गोर्बाचोव के दौर में उसके ग्लासनोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका पॉलिसियों की मदद से महज चंद महीनों में रूस को बदलकर इसके तोड़ने में अहम किरदार अदा किया। नाजरीन, आसान अल्फाज में इसका मतलब यह है कि इन पॉलिसियों में एक के मुताबिक मल्टीनेशनल कंपनियों को बिजनेस की खुली छूट देना है और दूसरी पॉलिसी ये कि अवाम को मीडिया में खुलकर हुकूमती पॉलिसियों पर तनकीद करना थी। का वो दौर है जिसमें पाकिस्तान में इन दो पॉलिसियों पर भी अमल दरामद किया गया। मीडिया चैनल का फ्लड, मोबाइल टेक्नोलॉजी का गली गली घर घर पहुंचना, एनजीओ को खुली छुट्टी और बैरूनी एजेंटों को भी खुली एंट्री और छुट्टी मिल गई। आपको एक दिलचस्प बात बताते चलें कि एक मौका पर अमेरिकी सेनेट में CIA चीफ से सवाल पूछा गया कि अमेरिका के बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हिसाब दें, तो चीफ ने सिर्फ इतना जवाब दिया कि वो हमने पाकिस्तानी मीडिया पर और मीडिया में इन्वेस्ट किया है जिसके नताइज बहुत जल्द आप खुद देख लेंगे। एनजीओज का खोलकर बेहयाई के एजेंडे पर काम करना, मीडिया के प्रोग्रामों में यहूदी मॉर्निंग शोज, इस्लामी कल्चर से हटकर बेहयाई पर मबनी ड्रामे, टॉक शोज में पाकिस्तान की मुकम्मल नाकामी आर्मी पर तनकीद, हसन जैसे बुराई को निकाब करने वाले प्रोग्राम कोई देखे ना देखे शबीर तो देखेगा। इंतहाई हसास मुसाल की मामलात पर नए सिरे से बहस, दीनी इक्तिदार पर तनकीद,
اور علماء اور سیاستدانوں اور بڑی بڑی معتبر شخصیات کے سکینڈلز گویا پاکستان میں انتشار پیدا کرنا، آرمی کو بدنام اور ڈیگریڈ کر کے عوام میں مایوسی کی لہر پھیلانا، سب اسی تھنک ٹینک کا سوچا سمجھا منصوبہ تھا۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ دوہرا رویہ رکھا ہے، حتیٰ کہ دہشت گردی کی جنگ کا پاکستان عجیب پارٹنر تھا، جو ایک طرف اس جنگ میں امریکہ کا فرنٹ مین بھی تھا تو دوسری طرف امریکہ کا سب سے بڑا دشمن بھی۔ کبھی تھپکی دی گئی تو کبھی دھمکی، اور وقفے سے ڈالروں کی ویلی بھی سر سے واری گئی۔ پاکستان کی عسکر کئی بار یہ میڈیا میں کھلے عام کہہ چکی ہے کہ پاکستان نے اس جنگ میں 150 بلین امریکی ڈالر خرچ کیے۔ پاکستان میں انتشار بھی پھیلا اور چین کے خلاف سی پیک کے متعلق پروپیگنڈا بھی خوب ہوا اور معیشت کی کمر بھی ٹوٹی۔ زرداری، نواز شریف اور عمران حکومتوں نے جو IMF سے قرضے لیے، کبھی کسی تجزیہ کار نے ان کا موازنہ دہشت گردی کی جنگ پر خرچے سے نہیں کیا۔ ناظرین، زرداری، نواز شریف بالخصوص کوئی ایسے افراد نہیں کہ جن کو کرپشن فری قرار دیا جائے، مگر ان کی کرپشن سے بھی بڑھ کر پاکستانی معیشت کا جنازہ اٹھانے میں دہشت گردی کی جنگ کا مرکزی کردار تھا۔ کے لیے کبھی پیناما لیکس تو کبھی ویکی لیکس اور کبھی ڈون لیکس کے ٹریک پر ڈالا گیا، اور میڈیا اور سوشل میڈیا نے لوگوں سے دہشت گردی کی جنگ پر معاشی خرچے کو عوام کے ذہنوں سے مکمل محو کر دیا۔ اور عمران خان کی جوڑی نے جب احتساب کے نام پر پارٹی پیپل اور نون لیگ کو گندا کرنا شروع کیا تو عوام بہل گئے کہ اب شاید ان کی معاشی حالت سدھرے گی۔ عمران خان نے محض 2 سالوں میں زرداری کے 5 سالوں سے بھی زیادہ IMF سے قرض لیا، اس ٹریک پر ڈال دیا کہ عمران کیا کرے، وہ تو زرداری اور نواز شریف کی کرپشن کی وجہ سے مجبور ہے۔ جب کسی نے یہ سوال اٹھایا کہ زرداری اور نواز شریف سے پیسے نکالو تو جواب ملا کہ عدلیہ کرپٹ ہے۔ گویا پاکستانی عوام بھول جائیں کہ ان کی حالت کبھی بدلے گی۔ پاکستانی عوام کی اصل مسائل سے توجہ ہٹانے کے لیے انتہا پسندی کے لیے پٹواری اور یوتھیے جیسے بیانیوں کا سہارا لیا گیا۔ مایوسی اور فرسٹریشن کا شکار آپس میں دست و گریباں ہو گئے اور یوں میڈیا نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ خوب نبھایا۔ آج جب جنسی بے روی کا شکار اسلام سے بہت دور عوام معاشی ناؤ اور کشمیر کو ڈوبتے ہوئے ایک نشئی کی طرح دیکھ رہے ہیں، اور دن بدن ڈگمگاتے سیاسی قدم اس بات کی خبر دے رہے ہیں کہ پاکستانی عوام کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کس نے کیا کھیل کھیلا، اس میں غیروں کو تانا دیا جائے یا اپنوں کا گریبان پکڑا جائے۔ آج عوام کا حال یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا پر عوام کا کوئی گروہ عمران خان کی پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے تو اس کو پٹواری کے ٹیگ کے ساتھ ساتھ فوج دشمن اور جاہل جیسے خطاب دیے جاتے ہیں، اور کچھ سوشل میڈیا کے یوزرز تو باقاعدہ گالم گلوچ پر اتر آتے ہیں۔ کسی جنرل کی بات کی جائے تو سیدھا سادہ وطن دشمن اور دشمنوں کے ایجنٹ کا تانا دیا جاتا ہے۔ زرداری اور نواز شریف کے خلاف بات کی جائے تو فوجی ایجنٹ اور یوتھیے جیسے خطابات سے آپ کی تواضع ہوگی۔ ناظرین، پاکستانی عوام کی عقل، قوت برداشت اور سماجی رویہ انتہا کے انتہائی نچلے لیول تک پہنچ گیا ہے کہ عقل و دانش کی بات کرنے والا بھی پاکستان میں مجنون قرار دیا پاتا ہے۔ امریکہ کے تھنک ٹینک کی وہ بات یاد آتی ہے کہ پاکستانی عوام کو تبدیل کرنا ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ پرویز مشرف نے امریکہ کا ساتھ کیوں دیا تھا، بلکہ ہم آپ کو جنرل مشرف کی دہشت گردی میں ہر اول دستے بننے کی 3 وجوہات بتاتے ہیں جو انہوں نے اپنی آپ بیتی میں خود تحریر کی ہیں۔ جنرل مشرف نے دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کے ساتھ اس لیے حصہ لیا کہ پاکستانی ایٹمی پروگرام، معیشت اور کشمیر کو بچا سکوں۔ معیشت ہمارے سامنے ہے، کشمیر بھارت ہڑپ کر چکا، اور جس کام کے لیے ہم نے ایٹم بم بنایا تھا اس کی اب وجہ ہی ختم ہوئی جا رہی ہے۔ اب یہ ایٹم بم کشمیر کے بجائے پاکستان بچانے کے لیے ہم سنبھال رہے ہیں کہ ہم اپنے رویوں میں تبدیلی پیدا کر کے سارے حالات کا ایک بار پھر نئے سرے سے جائزہ لیں۔ شاید جواب نفی ہی ہوگا، کیونکہ برے حالات میں کمزور قوموں کا سماجی رویہ پاکستان جیسا ہی ہوتا ہے اور میڈیا اس کے اظہار کا بہترین واسطہ اور راستہ ہوتا ہے۔ امریکہ کی چال پرفیکٹ تھی اور آج ہم ایک دوسرے کی الزام تراشی کر کے دل کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں۔ سہارا فوج ہے، لیکن باریک بینی سے اگر جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پاک فوج بھی آج کل اپنے سروائیول کی جنگ میں مصروف ہے۔
قومی مفاد کی خاطر اپنے اندر تبدیلی لانا ہوگی اور قومی مفاد کا وہ نعرہ جو بار بار ہم لگاتے رہے، جس کی موجودگی میں پاکستان کبھی مشرقی پاکستان تو کبھی سیاچن اور اب کشمیر میں لٹتا رہا۔ معاشی طور پر ہم بیکاری قوم بن گئے اور قوم کے بجائے ایک دوسرے کے دست و گریباں ہو گئے۔ اس سے اب کام نہیں چلے گا، کیونکہ پاکستان جس مقام پر پہنچ چکا ہے اس سے واپس نہ مڑا تو خاک بدہن، اس کے مٹنے میں اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں۔ فوج بچائے گی تو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جرمنی، روس، برطانیہ کی فوجیں ہم سے بہت بڑی اور طاقتور تھی، لیکن غلط پالیسیوں کی وجہ سے یہ طاقتیں دنیا کے نقشے سمیت مٹ گئیں۔ قوم کو جھوٹی تسلی کے بجائے حقائق پر نظر رکھنی ہوگی۔ مزید یہ کہ فوج کو قوم اور مضبوط معیشت کی ضرورت ہوتی ہے، جس سے ہماری فوج محروم ہے۔ شاید ہمیں اس کا احساس ہی نہیں۔ سال میں جو سب سے بڑا دھوکہ دیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں صرف اتنا ہی سکھایا کہ بھارت ہمارا دشمن اور امریکہ ہمارا دوست ہے، حالانکہ بین الاقوامی سیاست میں مفاد ہی سب کچھ ہوتا ہے، دوستی و دشمنی اس پر منحصر ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں ذاتیات، ادارتی مفادات، سیاسیات، لسانیت، مسلکی عادات سے اٹھ کر ایک بار پھر متحد ہونے کی توفیق دے۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو ہمارا رویہ اور فعل پاکستان کے قیام کے لیے قربان ہونے والے لاکھوں لوگوں کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ انقلاب ٹی وی کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، یہ ایک تلخ سچائی ہے کہ قادیانی پاکستان میں یورپ اور امریکہ کا سب سے اہم اثاثہ ہیں، لیکن کیسے؟ اس حقیقت کو جاننے کے لیے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس کے علاوہ انقلاب ٹی وی کی جانب سے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانی کیسے وجود میں آئے، ان کو برطانوی حکومت کی سرپرستی کیوں حاصل تھی اور غلام احمد قادیانی کے دو بنیادی مقاصد کیا تھے۔ ناظرین، سب سے پہلے اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ قادیانی کیا ہیں اور کیسے وجود میں آئے۔ قادیانی، جو خود کو مرزائی یا احمدی بھی کہتے ہیں، دراصل ایک جھوٹے نبی کے پیروکار ہیں۔ اس جھوٹے نبی کا نام مرزا غلام احمد قادیانی ہے۔ اس نام کی نسبت سے اس کے پیروکار کبھی خود کو قادیانی کہتے ہیں، کبھی احمدی تو کبھی مرزائی بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، انقلاب ٹی وی کی جانب سے آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ قادیانی کا لفظ تمام قادیانیوں کو ایک الگ شناخت دیتا ہے اور سادہ مزاج مسلمان بھی ان کے مکروہ و فریب کو پہچان لیتے تھے، مگر اب قادیانی حضرات مسلمانوں کا عقیدہ خراب کرنے کے لیے اپنی اصلیت کو چھپا لیتے ہیں اور منافقت کا لبادہ اوڑھ لیتے ہیں۔ آج کل وہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گرامی بھی احمد ہے، تو وہ سادہ لو مسلمانوں کو دھوکہ دینے کی اپنی سے پوری صحیح کرتے ہیں اور خود کو احمدی اور مرزائی کے نام سے ظاہر کرتے ہیں۔ ناظرین، اب ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ قادیانیوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور قادیانی مذہب کا بانی کون تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ انگریزوں نے جب بھی مسلمانوں میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کی تو انہوں نے مسلمانوں کے مذہب میں فتنہ انگریزی کی اور مسلمانوں میں غداروں کا سہارا لیا۔ ناظرین، انہی غداروں میں ایک نام مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، جو برے صغیر پاک و ہند میں انگریزوں کا نسلی وفادار شخص تھا، جس کے آباء و اجداد نے نسل در نسل مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے میں برطانوی انگریزوں اور یہودیوں کی مدد بھی کی تھی۔ 1857 میں برے صغیر میں جب انگریز کے خلاف جنگ آزادی کی تحریکیں چلی، مسلمان انگریز کی غلامی کرنے سے صاف انکار کرنے لگے تو عیسائیوں اور صہیونیوں کی مجلس شورا برطانیہ میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا چیز ہے جو برے صغیر کے مسلمانوں کو انگریز کی غلامی کرنے سے روکتی ہے۔ ابلیس کی مجلس شورا میں مشورے ہوئے۔ سراغ لگانے کے لیے صہیونی انگریزوں نے برطانیہ سے ایک اعلیٰ مشنری وفد ہندوستان بھیجا۔ اس وفد نے عیسائی مشنری اور انڈین سول سروس کے اعلیٰ افسران سے ملاقاتیں کی۔ مسلمان معاشرے میں رہ کر ان کے مذہبی رہنماؤں خصوصاً گدی نشینوں اور اولیاء کے اثر و رسوخ کا بغور مشاہدہ کیا، خفیہ اداروں کے ذریعے خفیہ رپورٹس منگوائیں اور اپنی رپورٹ بنا کر واپس برطانیہ چلے گئے۔ اس وقت نے برطانیہ جا کر ابلیس کی مجلس شورا کی کانفرنس بلائی اور اس میں اپنی رپورٹ دی، جو بعد میں دی ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا کے نام سے مشہور ہوئی۔ ناظرین، اس رپورٹ میں کیا تھا، اس رپورٹ سے انگریزوں کو کیا فائدہ ہوا اور اس رپورٹ نے اسلام دشمنوں پر کیا راز ظاہر کیے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ انقلاب ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بٹن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی تحقیقاتی ویڈیو فوراً موصول ہو سکے۔
नाजरीन, हम बात कर रहे थे दी अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामी रिपोर्ट की। इस रिपोर्ट का खुलासा ये था कि मुसलमान अपने नबी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपने पीर और मुर्शद की जान देने की हद तक मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और जिहाद के लिए मुतहिद हो जाते हैं। लिहाजा अगर मुसलमानों को गुलाम बनाना है तो इन अकायद और इस मोहब्बत को खत्म करना होगा। इलामा इकबाल ने मज़कूरा रिपोर्ट का लबे कुबाब इस शेर में यूं बयान किया है कि वो फाका कश के मौत से डरता नहीं जरा, रूह मोहम्मद इसके बदन से निकाल जरा। लेकिन सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर अंग्रेजों ने मुसलमानों की इस मोहब्बत को कम करने के लिए क्या हल निकाला। नाजरीन, इस पर एक तवील अरसा तहकीक और गौर व फिक्र करने के बाद ये हल निकाला गया कि एक ऐसा शख्स खड़ा किया जाए जो नबूवत का दावेदार हो और मुसलमानों को तकसीम कर दे। आपको ये भी बताते चलें कि अंग्रेजों ने जहां भी हुकूमत की है वहां के मकामी लोगों को तकसीम करके इनको आपस में लड़वाना सबसे अहम मशगला रहा है। इसको बैनुल अक़वामी सियासत की जुबान में डिवाइड एंड रूल कहा जाता है। नाजरीन, आपको ये सुनकर हैरानगी होगी कि मिर्जा कादियानी उस वक्त अंग्रेज सरकार के डिप्टी कमिश्नर सियालकोट में माहवार 15 रुपए पर मामूली मुलाजिम था। वहीं इसकी मुलाकात बरतानिया की खुफिया एजेंसी के एक मकामी ईसाई मिशनरी से हुई। इस ईसाई ने मिर्जा के साथ लंबी नशिस्तें करके इसको मुकम्मल परखा और फिर इसके बाद बरतानिया चला गया। इबलीस की मजलिस शूरा को मिर्जा कादियानी का बताया कि ये शख्स जाली नबी का मुकम्मल अहल है और कमिश्नर सियालकोट के जरिए इसे भी बरतानिया बुलाया गया। मतलब सेहूनी कुव्वतों और अंग्रेज को मिर्जा कादियानी बह गया था और इन्होंने मिर्जा को जाली नबी बनाने का फैसला कर लिया। मिर्जा कादियानी को मुंतखब करने के बाद इसे फौरन लंदन बुलाकर इसकी जबरदस्त ट्रेनिंग की गई। नाजरीन, इसके बाद मिर्जा कादियानी को 2 काम सौंपे गए थे। पहला ये कि किसी तरह मुसलमानों के दिलों से जज्बे जिहाद निकालना है और इसकी जगह अंग्रेज की इताअत कबूल करने पर मजबूर करना है, और दूसरा ये कि किसी तरह मुसलमानों को इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर करके अपना और अंग्रेज हुकूमत का गर्विदा बनाना है। नाजरीन, इसके बाद गुलाम अहमद कादियानी ने वही किया जो हुक्म दिया गया था, यानी अपने आप को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने ना सिर्फ मोहम्मद कहा बल्कि इमाम मेहदी और ईसा भी कहा। अपनी जमात को सहाबाए कराम की जमात कहा और अपनी बीवियों को इम्हातुल मोमिनीन और अपने घर वालों को अहले बैत का खिताब भी दिया। नाजरीन, वक्त के साथ साथ इसके पैरोकारों की तादाद में इजाफा होता चला गया और ये बड़े ज़खीर के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ा फितना बनकर सामने आया। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान के बनने के फौरन बाद ही कादियानी फसादात 1954 में शुरू हुए, जब एक कादियानी शख्स जफरुल्लाह खान को वजारत खारजा दी गई और इन फसादात के दौरान 6 लोगों ने जिंदगी की बाजी हार दी। मगर उलमाए हक इससे पीछे ना हटे और अपनी तहरीक जारी रखी और कादियानी को हर मौका पर बेनिकाब करते रहे। मुनाजरे और मुबाइसे हुए थे, जुल्फिकार अली भुट्टो का दौर आया और फिर जो हुआ है तारीख के सुनहरी हरूफ में लिखा जाता है और लिखा जाएगा। नाजरीन, कादियानी फितने को बांधते हुए पाकिस्तानी उलमा ने मिलकर जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत से मुतालबा किया कि कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया जाए। बड़ी कोशिश के बाद बिलाखिर जुल्फिकार अली भुट्टो इस बात पर आमादा हो गए और पाकिस्तान की कौमी असम्बली में बाकायदा बहस और मुबाइसा करवाए गए। इस बहस व मुबाइसों में तमाम मकातिब फिक्र के उलमा ने कादियानियों को इन्हीं के जाली नबी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी की किताबों के हवाले देकर गैर मुस्लिम साबित किया, जिस पर पाकिस्तान की कौमी असम्बली में वोटिंग करवाई गई और कादियानियों को कानूनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया गया। ये आज भी पाकिस्तानी आइन के तहत गैर मुस्लिम अकलियत हैं कि कादियानी पाकिस्तान आइन को गालियां देते हैं क्योंकि इनकी पीठ पर अमेरिका, बरतानिया, इसराइल और इंडिया का हाथ और मुकम्मल सपोर्ट रहती है। नाजरीन, पाकिस्तान में कादियानी कानूनी और आईनी तौर पर गैर मुस्लिम अकलियत हैं। वो मुसलमानों के किसी भी मजहबी इलामात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि मसाजिद नहीं बना सकते, मसाजिद पर मीनार, मिंबर और मोहराब नहीं बना सकते, अपने मजहब की तबलीग नहीं कर सकते, अजान नहीं दे सकते, अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकते, अपने मजहब को इस्लाम नहीं कह सकते, इस्लाम के शायर नहीं अपना सकते, इस्लाम के तौर तरीके नहीं अपना सकते, अलगर्ज हर वो काम नहीं कर सकते जो सिर्फ मुसलमान ही कर सकते हैं। नाजरीन, हम पहले ही जिक्र कर चुके हैं कि इनको बनाने में बरतानवी राज का ही हाथ था, लेकिन अब ये इस्लाम और पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों भारत, इसराइल और अमेरिका का बहुत बड़ा कीमती असासा बन चुके हैं।
मुसलमान हमेशा दो महाज पर जान देने के लिए भी तैयार नजर आते हैं। वो महाज ये हैं कि एक मुसलमान खत्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और किसी भी सूरत में समझौता नहीं करते। लिहाजा मुसलमानों का ये अकीदा छीनने के लिए इन मगरबी ममालिक का सबसे अहम असासा कादियानी है। चूंकि कादियानी खत्म नबूवत पर यकीन नहीं रखते, लिहाजा इनकी तादाद जितनी ज्यादा होगी और सियासी तौर पर जितना मजबूत होंगे, मुसलमानों को तकसीम करने और फिर इनको आपस में लड़ाने या सियासी और माशी इस्तेसाल में आसानी होगी। दुश्मन अनासिर जिससे खौफजदा हैं, वो दूसरी खूबी मुसलमानों में ये है कि मुसलमान जज्बे जिहाद से सरशार होकर वही जानो माल की परवाह किए बगैर बातिल के सामने डट जाते हैं। ये वो जज्बा है जो सहूनियत और ईसाइयत की तमाम सियासी, अस्करी, माशी और माशरती मंसूबों को खाक में मिला देती है। सहूनी और ईसाई ताकतों ने जब भी मुसलमानों पर गलबा हासिल करने की कोशिश की तो नाकाम और नामुराद ठहरे। अब शौक शहादत और जज्बा जिहाद को खत्म करने के लिए ऐसे अकायद की जरूरत है हिमायत से अमल पैरा किए जा सकते हैं। लिहाजा कादियानी को इन ममालिक की मुकम्मल सपोर्ट हासिल है, जिसकी यही एक खास वजह है। नाजरीन, दर हकीकत कादियानी एक ऐसा ग्रोह है जिसे इस मुल्क में शनाख्त नहीं मिल रही। चूंकि ये अब आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो चुके हैं, लिहाजा ये अपनी शनाख्त ढूंढने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हैं, जिसमें सबसे अहम मगरबी ममालिक से वफादारी करके इनसे माली, सियासी और सिफाती मदद हासिल करना है। नाजरीन, चूंकि पाकिस्तान में इनको अक़लियत करार दिया जा चुका है, तो जब भी किसी जुर्म या इल्जाम की सूरत में इनके किसी एक शख्स को कानून और आइन अपने शिकंजे में लेता है, तो मगरबी ममालिक पाकिस्तान पर अक़लियत से नारवा और इम्तियाजी सलूक का रोना रोते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान को अक़लियतों के हवाले से खास तौर पर निशाना बना रखा है। अमेरिका में एक इदारा है जिसका नाम USCIRF है। दरअसल ये यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम का मुखफ़िफ है। ये इदारा हर साल अपनी एक लिस्ट नशर करता है, जिसमें अगर किसी मुल्क में किसी अक़लियत के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा हो तो इसे CPC या कंट्री ऑफ पार्टिकुलर कंसर्न में डाल देते हैं। अगरचे इस इदारे ने मजहबी आज़ादी पर पाकिस्तान की इब्तिदाई तौर पर तारीफ की है, लेकिन कादियानियों के हवाले से खासी तशवीश का इजहार किया है। इस इदारे का मानना है कि पाकिस्तान ने सिखों को गुरु नानक के गुरुद्वारे तक रसाई देकर एक अच्छा इकदाम किया है। इस इदारे ने गुज़िश्ता दिनों आसिया बीबी के बारे में अदालती फैसले के बाद पाकिस्तान से बाहर जाकर अपनी फैमिली तक पहुंचने को भी एक हौसला अफजा अमर ख्याल किया है और खादिम हुसैन रिजवी को अदालत से सजा को भी मुस्बत तस्वुर किया है। नाजरीन, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है कि इसमें हिंदुओं को मखसूस नशिस्तों के अलावा भी इंतखाब लड़ने का मौका मिला है, बल्कि कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों के अलावा आम नशिस्तों पर कामयाबी भी मिली है। इस सब के बावजूद पाकिस्तान को CPC की लिस्ट में शामिल करने की सिफारिश की है, जो कि सरासर समझ से बालातर है। दरअसल इनका बोझ फिर भी कम नहीं हुआ। इस इदारे ने अपनी सिफारिशात में जहां पुलिस के इदारे को रिफॉर्म करने पर जोर दिया, वहीं ये भी मुतालबा किया कि पाकिस्तान नादरा के इदारे में मजहबी शनाख्त पूछने पर पाबंदी लगाए, क्योंकि इससे शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक होता है, जिसकी एक मिसाल 1984 से कादियानियों का वोट के अमल से बाहर रहना है। नाजरीन, दूसरी तरफ US कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की खुद एहतिसाबी का आलम यह है कि भारत में होने वाले कश्मीरी बच्चों और औरतों पर कई दिहाइयों से होने वाले मुजालिम पर चुप साध रखी है, और पहली मर्तबा इस कमीशन ने इंडिया में मुसलमानों पर मुजालिम का जिक्र किया तो भारत की खारजा मिनिस्ट्री ने इस रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और इस रिपोर्ट को मुतसिब करार दिया, बल्कि इंडिया ने तो कमीशन मेंबरान को वीजे देने से भी इनकार कर दिया। नाजरीन, आप जरा इंडियन न्यूज चैनल का ये क्लिप समाप्त फरमाएं। दुनिया भर में धार्मिक स्वतंत्रता की निगरानी करने वाले अमेरिकी आयोग USCIRF की सालाना रिपोर्ट को भारत ने खारिज कर दिया है। इस रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि भारत का नाम उन 14 देशों वाली लिस्ट में डाला जाए जो अल्पसंख्यक उत्पीड़न के मामले में खास चिंता पैदा करने वाले देश माने जाते हैं। इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने कहा, हम USCIRF की सालाना रिपोर्ट में भारत को लेकर की गई टिप्पणियों को खारिज करते हैं। भारत के खिलाफ उसके ये पूर्वाग्रह वाले और पक्षपातपूर्ण बयान नए नहीं है, लेकिन इस मौके पर उसकी गलत बयानी नए स्तर पर पहुंच गई है। रिपोर्ट के मुताबिक विशेष चिंता वाले 14 देशों की लिस्ट में चीन, म्यांमार, इरिट्रिया, उत्तर कोरिया, ईरान, पाकिस्तान, सऊदी अरब,
तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का नाम 2019 में नामित किया गया था। इसमें अब रूस, नाइजीरिया, वियतनाम, सीरिया और भारत का नाम भी जोड़ दिया गया है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मजहबी आजादी की दिशा में भारत में बड़ी गिरावट आई है और अल्पसंख्यकों पर हमले तेज हुए हैं। रिपोर्ट पेश करने के दौरान आयोग की वाइस चेयरमैन नडाइन मैंजा ने विवादित नागरिकता संशोधन कानून का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, नागरिकता संशोधन कानून संभवतः लाखों मुसलमानों पर डिटेंशन, डिपोटेशन और नागरिकता विहीन होने का खतरा बढ़ाएगा जब भारत सरकार योजनाबद्ध तरीके से देश भर में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी कर लेगी। 2004 के बाद ये पहला मौका है कि जब अमेरिका आयोग ने भारत का नाम अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने वाले चिंताजनक देशों की लिस्ट में डालने के लिए कहा है। विदेश मंत्रालय ने बेशक इस रिपोर्ट को एक झटके में खारिज कर दिया है, लेकिन अल्पसंख्यक उत्पीड़न करने वाले खास देशों की लिस्ट में उसका नाम आना बड़ा झटका है। हाल के वर्षों में अल्पसंख्यक मुसलमानों पर हमलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हिंसा मामले में तमाम अल्पसंख्यकों को गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया है। इनमें जामिया मिलिया इस्लामिया की रिसर्च स्कॉलर सफूरा जरगर भी शामिल हैं, जो गर्भवती हैं। इस तरह की कार्रवाई के बाद दिल्ली पुलिस की मंशा भी सवालों के घेरे में है। नाजरीन, सवाल ये है कि एक ऐसा ग्रोह जिसके अकायद मुख्तलिफ हों, जिसका रहन सहन और मजहबी तौर तरीका आम मुसलमानों से मुख्तलिफ हो और जो मगरब के इशारों पर बना हो और मगरब के इशारों पर ही काम करता हो, ऐसे ग्रोह को कैसे मुसलमान तस्लीम कर लिया जाए? मजीद ये कि किसी मुल्क को ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो कौमी सलामती या दाखिला और खारजा के अमूर में मुदाखलत करे। नाजरीन, वीडियो देखने के बाद अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें और अगर आप किसी खास मौजू पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिख सकते हैं। अभी तक हमारी वीडियो लाइक नहीं की तो इसे लाइक करें, इनकिलाब टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि आपको मुस्तकबिल में हमारी इस तरह की वीडियोस मौसूल हो सकें।